कोई बात नहीं, अच्छे से पेपर दो, पेपर तो आते जाते रहते हैं, याद रखना। जो रहना चाहिए वो कॉन्सेप्ट अमर रहना चाहिए, नहीं पेपर आते जाते रहते हैं। चलिए, आते और जाते नहीं है। सही है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं बेटा जी, बस बातें नहीं भाई। तो चलिए, इन केस कोई कल की क्लास में एब्सेंट हो तो एक बार चीज़ों को बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखेगा। लोग उठ जा, पीछे बैठ, जस्ट पीछे हो जाए इस बेंच से। इधर आएंगे भाई सभी। अब प्रीवियस क्लास के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा वो बेसिकली एक सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है एंट्रोपी पढ़ा। एंट्रोपी जिसका फॉर्मूला Q बाई टी होता है। याद रहे, हम लोग Q रिवर्सिबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा जी? Q रिवर्सिबल। बाय द वे, अभी के लिए मानकर चलेंगे Q बाई टी। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लेके चलते हैं, और Q जो होता है वो हमारा बेसिकली जूल या किलोजूल या कैलोरीज में लिखा जा सकता है, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। कोई पूछे जी डेल्टा एस की यूनिट क्या होगी, तो हम लोग बड़ा आसानी से सवाल का आंसर दे देंगे, जूल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस या पर फ़ारेनहाइट, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, आपको ये बात पता है Q एट कांस्टेंट प्रेशर इसके बराबर होता है सर, ये बराबर हो जाता है डेल्टा एच के। बहुत बढ़िया। और डेल्टा एच की 3 फॉर्म पढ़ाई थी कल मैंने। सबसे पहली जो फॉर्म थी उसका नाम था डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। दूसरी जो फॉर्म थी वो पढ़ाया था डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तीसरी जो फॉर्म थी वो मैंने पढ़ाया था डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। क्या ऐसा ही पढ़ाया गया था? और आप लोगों को यहाँ से कुछ बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, कि जो डेल्टा एच है मेरे पास, यानी कि डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन है, उसका मीनिंग बड़ा सिंपल है कि जब कोई सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें बेटा जी? लिक्विड में। ऐसे ही वेपराइजेशन का मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए, लिक्विड जब कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में। सब्लिमेशन का भी सेंस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जब कोई सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है बेटा जी? डायरेक्टली गैस में। ये सेंस बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद एक बात मैं और बता देता हूँ अरुकन, कि कभी कभी क्या होता है, मान ले इसकी वैल्यू दे रखी है तुझे 50 किलो जूल पर मोल, और अचानक से तुझे जो निकालना है डेल्टा एस, जो निकालना है वो निकालना है लिक्विड से लेके सॉलिड फॉर्मेशन में। तो आप डेल्टा एच सॉलिड से लिक्विड नहीं रखेंगे, इसकी वैल्यू में क्या कर देंगे बेटा जी? बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को ना हो। आसानी से ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो। चलो मैं मान लेता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद की कहानी देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करेंगे सभी। प्यारे बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है, देखेंगे सभी। बच्चा, मैंने आप लोगों से पूछा कि मेरे पास एक टर्म आ रही है जिसका नाम है डेल्टा एस, और भाई साहब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू सी वी इंटू 2.303, या ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं सबसे आगे लिख देता हूँ, 2.303 NCV, और यहाँ होता है लॉग बेस ऑफ 10, क्योंकि मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अदरवाइज ln होता। यहाँ मिलेगा मेरे पास T2/T1, और यहाँ पर मैं इसको प्लस लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा NR, यहाँ लिखूंगा ऑब्वियसली NR। लिख रहे हो तो आप 2.303 भी लिख ही लो, क्योंकि आप अब इस समय ln ना लिख के क्या लिखने वाले हो जी? लॉग लिखने वाले हो। 2.303 NR लॉग बेस 10, और यहाँ पर जो मुझे मिलता है वो मिलता है V2/V1। क्या जो मैंने बताया है वो बेसिक ज्ञान समझ में आया है? मैंने बोला है डेल्टा एस इज इक्व टू 2.303 NCV लॉग T2/T1 प्लस 2.303 NR log V2/V1। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ। अगर प्यारे बच्चों इस पूरी बात को मैं देखूं तो यही एक टर्म और है जिसके बराबर होता है
तो यहाँ मैं लिख सकता था 2.303 और यहाँ लिख दूंगा n और यहाँ लिख दूंगा CP, NCP। और इसके साथ में जो मैं लिखने वाला हूँ उस टर्म का नाम है लॉग। यहाँ पर वही आ जाएगा आपका T2/T1। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए प्लस 2.303, ये हो जाएगा NR और यहाँ से log बेस 10 और यहाँ जो आपको मिलेगा P1/P2 नॉट P2/P1। आप याद करो मैंने बताया था जब CV की टर्म होगी तो V आएगा, जब CP की टर्म होगी तो P आएगा। और वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इन्वर्सली है, इसलिए अगर वहाँ V2/V1 आया है तो यहाँ P1/P2 आएगा। जो CV है इसका नाम है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो CP है उसका नाम है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, आसानी से ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद में इस पूरे इक्वेशन में एक बात याद रखें, इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल इट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज 0, यानी कि जो टेम्परेचर यहाँ था वही टेम्परेचर यहाँ है, इसका मतलब log 1 बन गया। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है दक्ष? 0 होती है। इसका मतलब ये पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी बेटा? 0। यहाँ से जो डेल्टा एस आएगा वो कितना आएगा? 2.303 NR log V2/V1। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, अगर मान लीजिए मेरे पास आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाए, आइसोथर्मल की जगह आइसोकोरिक, इसका मतलब क्या कांस्टेंट होने जा रहा है? वॉल्यूम। इसका मतलब डेल्टा एस केवल पहली वाली टर्म के ही बराबर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए प्रोसेस आइसोबैरिक है तो इसका मतलब कौन 0 हो जाएगा बेटा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब फिर उस केस में डेल्टा एस केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करेगा। क्या मैंने सही बोला है बेटा जी? इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डेल्टा एस होता है वो 0 ही हो जाता है। रीजन ये कि एडियाबैटिक का क्यू क्या हो जाता है? 0। क्यू 0 तो भैया डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाता है। फिर आपको माथा लगाने की ज़्यादा आवश्यकता इसमें है नहीं। बोलो गेम समझ में आ गया? एक बात और कह देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना सभी। इधर देख सुहाना, ये जो CV है इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है मुझसे, F/2 ऑफ R। याद करो, इसमें जो F की वैल्यू है, अगर ये मोनोएटॉमिक है, अगर ये डाया विद डाया एंड पॉली विद लीनियर ज्योमेट्री है, और यहाँ अगर ये पॉली नॉन लीनियर है तो यहाँ पर F की वैल्यू 3, यहाँ पर F की वैल्यू 5 और यहाँ पर F की वैल्यू क्या हो जाती है? 6। और सर R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू बड़ी सिंपल है, 25/3 यानी कि 8.314। कहाँ पर यूज करता हूँ मैं दिव्यांशा? जब मैं जूल पर मोल पर केल्विन को देख रहा होता हूँ। यही R की वैल्यू मैं 2 कैलोरी भी यूज कर लेता हूँ जब मैं कैलोरी पर मोल पर केल्विन को देख रहा होता हूँ। और यही R की वैल्यू मैं यूज करता हूँ 0.0821 अर्थात 1/12। ये मैं यूज करता हूँ जब मैं ATM लीटर पर मोल पर केल्विन को देख रहा होता हूँ। सर ये नहीं समझ में आता मुझे, पर मोल पर केल्विन या ATM लीटर, ये कहाँ यूज होगी? ये एक ही इक्वेशन में जनरली बच्चे यूज कर पाओगे आप लोग, जहाँ PV=NRT को यूज कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो R होगा दैट विल बी 0.0821, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/12। अदरवाइज ये सभी टर्म्स एनर्जी की हैं, और एनर्जी में जो R की यूनिट होती है या तो 25/3 लिखनी है, या फिर आपको कितनी लिखनी है बेटा जी? कितना लिखना है? 2 लिखना है बेसिकली कैलोरीज में। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये बातें बेहद बेसिक है, आसानी से क्लास के बच्चों को समझ में आ गई होंगी। जो बच्चे पेपर होने की वजह से छुट्टी मार जाते हैं वो मेरी नज़र में कायर बच्चे हैं, बात मैं पहले ही कह चुका हूँ। मुझे उन बच्चों से ना बहुत ज़्यादा हमदर्दी रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से ही पहले हार चुके हैं। इस बड़े एग्जाम से कैसे जीतेंगे? नहीं, इतने बड़े एग्जाम से कैसे जीतेंगे जो पहले ही हार चुके हैं? स्कूल का पेपर है, घर पे पढ़ लेते हैं। लो, तुम उस स्कूल के पेपर के लिए पढ़ लो, ये सुंदर बातें छोड़ो। फिर इसके क्या करेंगे? ऑप्शन है ना, सर वीडियो दे देंगे। सर वीडियो नहीं तो अब मैं इसका रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा, वीडियो कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, लो इसको ऐसे ही पढ़ा दूंगा, प्रीवियस वाली भी कोई वीडियो नहीं दूंगा आप लोगों को। अकल होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। आगे देखेंगे भाई सभी। चलो सर, ये बात आपकी हमें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। आ जाओ भाई इधर देखना सभी बच्चा। मैंने आप लोगों से पूछा
कि कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस का क्या नाम है? आप बोलेंगे सर इसको हम लोग डेल्टा एच ऑफ क्या बोलेंगे बेटा जी? फ्यूजन का नाम दे देंगे। जबकि कोई चीज गैस से लिक्विड में जा रही है, लिक्विड से गैस में जा रही है, तो इस पूरी टर्म का नाम क्या हो जाता है? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही कोई सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही है तो इसका नाम है डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। ये तीनों टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इक्वेशन में घुमा फिरा के कभी सॉलिड से लिक्विड, कभी लिक्विड से गैस, कभी गैस से लिक्विड, इस टाइप से चीज़ों को भेज देगा एंट्रोपी एंथैल्पी के साथ। जैसे कि कल की क्लास में लास्ट एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था, वो कहोगे तो आज की क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे, और कर ही लेंगे, तुम तो नहीं कहोगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, इस पूरी बात को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ऐसे माना कि फॉर्मूला आपको रट गया। सर फॉर्मूले को रटने की कोई और विधि? बड़ा सिंपल है, देखो 2.303 एन सी वी लॉग T2/T1। अब CV को CP से रिप्लेस कर दे, यहाँ कर दिया, सेम ही है, प्लस 2.303 एन आर लॉग V2/V1, क्योंकि यहाँ CV था तो ये तो कॉमन ही बात है, और यहाँ से आ जाएगा आपका V2/V1, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? P है तो यहाँ P1/P2। देखो याद हो गया, कितना सिंपल है। 2.303 एन CV लॉग T2/T1 प्लस, और दूसरा आ जाएगा आपका 2.303 एन आर लॉग P1/P2। एक बात और कहनी है, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो 2.303 है और ये 25/3 यानी कि R है, इसकी वैल्यू को कभी भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको रट लो। कितना होता है? 19.1, ताकि आप लोग इसके सवालों पर कमांड बना पाओ। ठीक है, कितना होता है? 19.1 होता है कार्तिक। अब बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और आगे सीखने की कोशिश करेंगे। चलें जी आगे, आगे बढ़ें जी, बहुत ध्यान से आगे प्लीज देखेंगे सभी बालक। अब मैं आप लोगों को सवाल करा रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग खुद से ट्राई करेंगे बेटा जी। पहला सवाल आप लोगों के सामने, पूरा टाइम दूंगा, थोड़ा सा आप लोग मर्ज होकर इन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करें। 3 मिनट का समय है। पहले सवाल को, हाँ जी आंसर 3.4। देखिए भाई, सवाल है when 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, बेटा when 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब मोल कितने हो गए दिव्याना? मोल कितने गिवन है बता जरा? 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ CP वैल्यू इज गिवन टू यू। ओके, हीटेड फ्रॉम इतने टेम्परेचर टू इतने टेम्परेचर। आप एक बात बताओ, आपने पिछला एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या उससे अंदाजा नहीं हो रहा कि T1 T2 की वैल्यू गिवन है एट कांस्टेंट प्रेशर? बहुत सुंदर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर वाली पूरी टर्म्स को आप लोग क्या कर दोगे बेटा जी? जीरो करने वाले, शून्य कर दोगे इसको। देखो ये अपने पास फॉर्मूला था प्रॉपर, और आपसे बोला गया है कि जी प्रेशर तो कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी? जीरो। तो डेल्टा एस केवल और केवल किसके बराबर हो जाएगा? इस भाई के। एन पता है, CP पता है, T2/T1 पता है। हो गया आंसर या नहीं हो गया? बोलो बेटा। तो आप लोग क्या काम करोगे? आप लिखोगे हेयर डेल्टा एस इज इक्वल टू, यार या तो तुम पढ़ा लो या मुझे पढ़ाने दो, कैसी बात कर रहे हो यार। 2.303 एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? एन की वैल्यू है 2, और आर की वैल्यू क्योंकि मैं जूल में निकाल रहा हूँ तो इट इज, अच्छा एक बात बताओ, क्या था बेटा? CP की भी तो वैल्यू कहीं यूज हो रही थी, क्या यूज होती थी? NCP होता था वो, NCP। तो N कितना है? 2, और CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी? 5/2 ऑफ R। वेरी नाइस। और यहाँ आ गया log बेस 10 T2/T1 यानी कि 600/300 यानी कि log 2। हाँ या ना में जवाब दो। तो log 2 की जो वैल्यू होती है दैट विल बी 0.3। यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये R ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3, इस पंजे 95 होते हैं, 19.1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये वैल्यू जो आ रही होगी बेटा जी, आई थिंक 28 समथिंग आनी चाहिए, 28.65। दिस इज द रिस्पेक्टिव आंसर, जूल पर केल्विन। सुनो भाई सुनो, अगला सवाल क्या था इसका? बी पार्ट, इन दिस प्रोसेस
व्हेन इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन व्हाट विल बी इट्स डेल्टा एस। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है, आप समझ रहे हो भावनाओं को, ये फॉर्मूला जो यूज कराने की कोशिश कर रहा है 2.303, ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, एन सी वी, और इसके बाद log T2 बाई T1 प्लस कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 2.303, सुन तो लो, एन ये आर, और इसके बाद log V2 बाई V1। मैंने जानबूझकर ये पूरा क्यों लिखा है ये बताने के लिए, सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो V2 बाई V1 बराबर हो जाएगा दैट इज V ओनली, जो कि क्या हो जाएगा बेसिकली log 2, नहीं log 1 जीरो होता है, तो ये पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी जीरो। तो आपको केवल यही फॉर्मूला यूज करना है जिसमें 2.303 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू क्या हो जाएगी दी। सर सीवी कैसे निकाले, अगर सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर होता है, एंड इफ यू हैव सीपी बेसिकली, तो आपको अगर सीवी निकालना है तो सीपी तो ये आ रहा है बेटा जी 5/2 ऑफ आर, ये आ रहा है माइनस आर, ये आ रहा है सीवी विच इज इक्वल टू 3/2 ऑफ आर हो जाएगा। बाय द वे मैंने तुम्हें बता रखा था कि यार अगर 3/2 आर सीवी है तभी तो सीपी 5/2 हुआ होगा, प्लस आर हम लोग यूज कर लेते थे। ठीक, यहाँ से आ जाएगा अपने पास कितना 3/2 ऑफ आर, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो वैल्यू बन रही होगी लॉग कितनी बन रही है 2, क्योंकि 600/300 है, लॉग 2.3 होता है, आर और इसकी मल्टीप्लाई करने से आया होगा 19.1, ये कट लिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कितना आ रहा है 17.1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भाई, शाबाश। ये आंसर जिसका एक ही बारी में हो गया है वो एंट्रोपी को सीख गया है, जिसका आंसर एक ही बारी में हो गया है वो एंट्रोपी को सीख गया है बेटा। चलें जी आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को, कोई समस्या, कोई शिकायत हो तो बोलो भाई, नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्रिस्टल क्लियर हो भाई। अगला सवाल बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, लेकिन आंसर आने में देरी नहीं होनी चाहिए भाई। देखो केशवी, इस सवाल का आंसर बताओ बेटा। सवाल है इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मोल कर दिए 1, Cp की वैल्यू वही 5/2 ऑफ आर है, इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया जी कांस्टेंट। अगर दक्ष टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है इसका मतलब T2/T1 वाली पूरी टर्म क्या हो जानी है बेटा जी, जीरो हो जानी है। केवल और केवल जो टर्म बचेगी वो NR वाली टर्म बचेगी, अभी सीख जाओगे, एट इतने केल्विन टेम्परेचर अंटिल इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, यानी कि वॉल्यूम को क्या कर दिया गया है जी, ट्रिपल कर दिया गया है। तो आप जरा याद करिए कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम V2/V1 निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ याद आ रहा है सर? एक ही तो फॉर्मूला था सर, आप उस फॉर्मूले को आप देखो, T2/T1 तो गायब हो गया, तो सीधा सीधा राइट वाली टर्म लिख रहा हूँ 2.303 NR, एन क्या है जी 1, और मोल आर की वैल्यू क्या दे रखी है 25/3, सही लिख रखा है मैंने, और यहाँ से आ जाएगा log V2/V1 का मतलब है log 3, बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई। ट्रिपल बोल दिया ना वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम हम लोगों ने V2/V1 पढ़ा था, कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 2.303 और R को जब मैं मल्टीप्लाई करता था तो क्या ये पिक्चर आती थी मेरे पास 19.1, और log 3 की वैल्यू होती है बेटा जी, log 3 होती है 0.477, दैट इज 48 ही कर लो, 0.48, जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ज़्यादा मतलब हो जाएगा एरर, बाकी लेने को ले भी सकते हो, ऑप्शंस पे डिपेंड है, ऑप्शंस में गैप ज़्यादा है तो आप ले भी सकते हो। आगे बढ़े भाई, याद रखना किसी भी पेपर का सिलेक्शन उस पेपर की तैयारी से ज़्यादा आपके माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है, यानी कि 60% तो तैयारी मैटर करेगी। जैसे यूपीएससी का पेपर लिखने जा रहे हो तो 60% वो किताबी वाली नॉलेज तो काम आएगी, लेकिन 40% वो आपका पैदाइशी, आपका नेचर, आप लोगों का जो काम करने का तरीका है वही काम आता है। तो ऐसे ही जेई का पेपर है, ऐसे ही मेडिकल का पेपर है, 60% तो आप टीचर डिपेंडेंट हो जाओगे, किताब डिपेंडेंट हो जाओगे,
कुछ चीज़ें जिनको याद करके 60% पेपर के लिए आप जो है बैठ जाओगे, लेकिन 40% जो है ना वो आपका, तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई की है, आपका जो नेचर रहा है वही काम आएगा बेटा। इसलिए आप ये मत सोचना कि 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ये पेपर पास हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है भाई, लगातार हो जाने वाली प्रोसेस है। अगला देखिए, इफ एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, मतलब प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो जाए बेटा, जीरो, देन डेल्टा एस विल बी। यार प्रेशर को ये क्या कर रहे हैं बेटा जी, जीरो, यानी कि कांस्टेंट करना चाह रहे हैं, तो प्रेशर वाली टर्म को क्या लिख दूंगा, जीरो, और सी पे वाली टर्म को मैं यूज कर लूंगा। कुछ बहुत गिने चुने फेमस बच्चे होंगे जो जीरो सोचने की कोशिश कर रहे होंगे, नालायक। तो भैया ये वर्क थोड़ी है, ये क्या पूछ रहा है, डेल्टा एस। एक बात बताओ, डेल्टा एस के फॉर्मूले में कहीं भी तू प्रेशर देख रहा है, पहले ये बता, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये प्रोसेस कौन सी है जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि कोई रिवर्सिबिलिटी आ रही है। इरिवर्सिबल का प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो जाता है, जीरो हो जाने दो, तो प्रेशर वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। कौन सी टर्म आप लोगों को यूज कर लेनी है, वही अपना डेल्टा एस वाला फॉर्मूला, दैट इज एन सी और वो 2.303 जो है सो है, और लॉग यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी, T2/T1। क्या मुझे दो टेम्परेचर गिवन है, एक मिनट, आइसोथर्मल है तो फिर वॉल्यूम वाली टर्म यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, वॉल्यूम ट्रिपल दे रखा है ना, हाँ तो ठीक है, तो वॉल्यूम वाली यूज कर लेंगे। तो वॉल्यूम वाली यूज करेंगे तो फिर इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एक बार देख लेते हैं, सुनो। इफ एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन, इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने ये वाली टर्म यूज करानी है दोबारा से, log 3 बनेगा ही बनेगा। लेकिन याद रहे कि क्योंकि आप इस वाली टर्म को यूज करा रहे हो V2/V1 को, और टेम्परेचर ये सारा कुछ आइसोथर्मल है, तो सेम हो गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है इसमें हम लोगों को भाई, ये तो सेम हो गया, N × R और ये log 3। क्यों सेम कर रहे हैं सर, देखो ना कहाँ गया भाई। एक बात बताओ, इन्होंने बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट ये है, अच्छा Cp की वैल्यू को यूज कर लेंगे बस, एक T2/T1 है, T2/T1 है हमारे पास, नहीं ना, T2/T1 नहीं है, तो फिर एक काम कर लेते हैं, प्रेशर वाली टर्म है ना, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, नहीं क्वेश्चन क्यों गलत है भाई, वॉल्यूम है, दो वॉल्यूम है, हाँ तो ये वाली टर्म फिर जीरो करो और ये वाली टर्म को डायरेक्टली यूज करो, तो यही तो यूज कर रखा है भाई साहब, आप देखो तो सही, देखो मैंने यही तो यूज किया है, कहाँ गया, यही तो यूज किया है। इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा जी, 19.1 × 1 × log 3, तो वही सेम आंसर आ गया भैया, बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। याद रहे इस केस के अंदर आपने प्रेशर को जीरो कर लिया है, लेकिन वॉल्यूम जैसा था वैसे ही रहेगा, आइसोथर्मल का केस है, आप इजीली इस सवाल का आंसर कैलकुलेट कर पाए। बोलो गेम समझ में आया क्या? गुनिका आज मैं एक किताब लेके आया था तेरे लिए बेटा, तू आज एब्सेंट है, मतलब ऑनलाइन है। मिष्टी, मनिका प्राचिता, मिष्टी तू नोट्स बना रही है प्रॉपर या नहीं? कब खत्म हो रहे हैं पेपर दे रहे हैं? देख ले मैं क्या से क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, और तुम लोग बिल्कुल डरे हुए, अभी तुम 10th पढ़ के आए हो ना, इसलिए थोड़ा स्कूल के पेपरों का डर रहता है। ठीक है, थर्सडे ले लेना ध्यान से। 17 को एग्जाम खत्म है यार, 17 तो बहुत दूर है बेटा, क्लास में आओ बेटा, पेपर वेपरों से ज़्यादा टेंशन है। कल किसका पेपर है? कल कितने बच्चों का पेपर है इस क्लास में उपस्थित, कितने स्टूडेंट? देखो ये भी तो बच्चे हैं यार, देखो लगभग सबका ही पेपर है, फिर भी आए हुए हैं। और केमिस्ट्री का है देखो, चलिए भाई, बस, हाँ जी, बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल। सवाल है, डेल्टा एस फॉर फ्रीजिंग ऑफ 10 ग्राम वाटर, डेल्टा एस फॉर फ्रीजिंग 10 ग्राम ऑफ वाटर, और डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज गिवन टू यू एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इज। सोचिए भाई सभी बच्चे,
क्या ये सवाल हो पाया? चलिए जी, इधर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, एक बार इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे भाई सभी। सवाल है डेल्टा एस, दैट इज जूल पर केल्विन फॉर फ्रीजिंग ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज गिवन टू यू। भैया पहले एक बात समझाओ मुझे, ये कह रहे हैं डेल्टा एस निकालना है फ्रीजिंग ऑफ इतने ग्राम ऑफ वाटर। सुनो भाई, क्या मैं आप लोग जानते हो कि फ्रीजिंग का मतलब शायद ऐसा होता हो गया लिक्विड गेट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, इज इट ओके? बेटा जी, डेल्टा यानी कि वाटर इन लिक्विड, वाटर इन सॉलिड। सी, मैं कह रहा हूं इस पूरी प्रोसेस का नाम फ्रीजिंग है, और इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब होता है कोई सॉलिड जब कन्वर्ट होता है किसमें मेरे भाई, लिक्विड में। तो आपको नहीं लगता कि वैल्यू जस्ट उल्टी होने वाली है? इसका मतलब मैं जो डेल्टा एच पुट करूंगा दैट विल बी -80 किलो कैलोरी पर ग्राम। हाँ या ना में जवाब दो भैया। लेकिन इन्होंने तो 1 ग्राम की वैल्यू दी है और मुझे कितने ग्राम पूछा है? तो सबसे पहला काम तो यही है कि 1 ग्राम में -80 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 10 ग्राम में कितनी होगी? सर ये कोई पूछने वाली बात है? 800 किलो कैलोरी। हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा एक बात बताऊं, 1 कैलोरी बराबर होती है 2 जूल। इसका मतलब मैं चाहूं तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। यस और नो? तो सर एक काम कर लेते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन देन इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन जो आप बोल रहे हो, विच विल इन द माइनस वैल्यू डिवाइडेड बाई टी। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी? ये वैल्यू आ जाएगी 800 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसमें मेरे भाई? इसको डिवाइड कर दूंगा इसके टेम्परेचर से। 0 केल्विन 0 डिग्री मतलब 273। क्या आप लोग समझ पा रहे हो बेटा जी? यहाँ से एक वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लोगे भाई? कितनी? -5860 ऐसा जूल पर केल्विन। क्या ये डेटा समझ में आया भाई सभी बच्चों को? ओह, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज 4.2 भाई। कैसे यार तुम लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? 4.2 कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा जी? 4.2, क्योंकि आप लोग जानते हो ना, मैंने तो आर की वैल्यू लगा दी गलती से, लेकिन आपको तो होश होना चाहिए कि यहाँ पर कैलोरी है और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे। सुहाना किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी? 4.18 या 4.2? बताओ जी, आंसर आ जाएगा आप लोगों का? क्या आंसर आ रहा है माइनस का? चलो जी, जो ये बच्चा बता रहा है ऐसा ही मान लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हेन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड। 1 मोल आइडियल गैस क्या हो रही है बेटा जी? कंप्रेस्ड हो रही है टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कितना हो रहा है बेटा? हाफ। सुन ले बेटा, पहले वॉल्यूम था 10, अब वॉल्यूम कितना हो गया बेटा जी? 5। तो V2/V1 में लॉग कितनी वैल्यू हो जाएगी बताओ जरा? 5/10 यानी कि हाफ। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अर्थात प्यारे बच्चों, एक डेटा तो हमारे दिमाग में क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? साइमल्टेनियसली हीटेड टू द ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना हो रहा है? जस्ट ट्वाइस। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली डेटा क्लियर हो जाएगा। सी, डेल्टा एस जो आप लोगों ने पढ़ा है प्यारे बच्चों, वो पढ़ा है एन, यहाँ पढ़ा है CV, इसको पढ़ा है LN, क्योंकि मैंने 2.303 को बाहर नहीं लिखा तो LN लिख सकता हूँ। दैट विल बी T2/T1 प्लस यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज NR, और ये बन जाएगा मेरे पास कितना? ये बन जाएगा मेरे पास LN, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी ऑब्वियस है, एक टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में तो दूसरा कौन सी रिस्पेक्ट में आ जाएगा? वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में। क्या मैंने जो डेटा आपको समझाया वो समझ में आया बेटा जी? बताइए। आप कहोगे सर बातें बड़ी सिंपल पढ़ाते हो।
अब देखो जरा ध्यान से समझना बात को, इस n को और इस n को मैं क्या ले सकता था बेटा जी, कॉमन ले सकता हूं। और कॉमन क्या लेना, इसको हटा ही देते हैं, एक मोल है जब, भाई जब मोल ही एक है तो इसका हम लोग कैलकुलेशन ही क्या करना, हटा देते हैं। बोलो हाँ या ना। और इसमें से कोई चीज कॉमन लेने लायक है, जरा बताओ। एक बार सुनो, ये वैल्यू क्या है, सुनो, ये वैल्यू क्या ट्वाइस हो रही है, और ये वैल्यू क्या हो रही है दोस्त, 1/2 हो रही है। ऐसे ही कहा है ना क्वेश्चन के अंदर। तो एक काम कर लेते हैं, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ, कोई चीज ln 1/2 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ln 2 की पावर -1, और क्या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -ln 2। तो समझदार बच्चा ये बात जानता है कि सर क्या करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं CV, इसको करने वाले हैं ln 2, यहाँ से माइनस, यहाँ से R, और यहाँ से ln 2। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने यहाँ से ln को ले लेना है कॉमन, ln 2 को कॉमन ले लेना है, तो CV माइनस R हो जाना है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ओनली। ये जो मैंने आपको सवाल कराया है ये PYQ JEE है, आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था सिद्धि। आसानी से ये सवाल मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर होगा। नोट इट डाउन। आरोही, एक आरोही एक अवरोही और आ जाए, कोई अवरोही हो जाएंगे ना। शिका गुणिका, आरोही अवरोही नहीं पढ़ा तुमने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बात है, तुम हिंदी बिल्कुल खत्म है क्या तुम्हारी होगी, और क्या। माधव, माधव कल पेपर है बेटा, आराम से पेपर देना। ईशा, ईशा तबीयत ठीक नहीं हुई अभी बेटा। ईशा, कुणाल, एक लॉ, लॉ की क्लास ले लूं, अच्छा दिक्कत होती है लॉग में। लॉग मैंने शायद पढ़ाया था कल परसों, कुछ पढ़ाया था। बढ़िया, चलो इधर आओ बेटा, बात नहीं। ईशा तबीयत ठीक करो अपनी प्रॉपर, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करने के लिए टाइम दूंगा भाई आप लोगों को, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगला सवाल, अच्छा सवाल स्टार्ट नहीं हुआ, चलो। ओ माय गॉड, मैं इसको बदल देता हूं, कुछ बच्चे सी सी मचा रहे हैं इसलिए पहले ही मैंने बदल दिया इसको। सोचो भाई, बेटा बातें नहीं, टाइम दिया जा रहा है, और टाइम ज्यादा नहीं दूंगा भाई इस सवाल को करने के लिए, 5 मिनट मेरे हिसाब से इनफ होगा। 5 मिनट ज्यादा है, होगा नहीं। जो सी है, रेजर हैंड, दोज आर विद सी। ऋषभ, सी, 1 2 3 4 5 6 7। और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 7 स्टूडेंट्स आर विद सी, दोज आर विद ऑप्शन बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टूडेंट्स आर विद बी, और बाकी 10 हो गए। तुक्के में और बढ़ जाओ, 1 2 सुहाना, 21 कर दो, 21, हाँ कर दो, लगाओ सर, तुक्का लगाओ सर, है ना। अच्छा चलो ठीक है, दो हजार विद ऑप्शन, भाई ऑनलाइन में भी देखो सी बी भी आ रहे हैं कितने सारे बच्चों के। बेटा बात नहीं, 2,000 विद ऑप्शन ए है सही आंसर। ए के साथ नो वन इन द हाउस, 2,000 विद ऑप्शन डी। चलिए, ये वो है जहां ज्यादा मेजर, हाँ ये नीतीश कुमार। चलो इधर आओ प्यारे बच्चों,
कॉन्सेप्ट को जरा सीखने समझने की कोशिश करिए। देखिए सवाल का जो आंसर होना चाहिए ना इफेक्टिवली, वो कैसे होना चाहिए उसको एक बार देखेंगे सभी। सी पहले ना भावनाओं को समझना होगा। जब तक भावनाओं को नहीं समझोगे तो भावनाएं परेशान करेंगी। तो बहुत ध्यान से देखिए। अ मोल ऑफ स्टीम, मोल दे दिया एक, स्टीम इज कंडेंस। इसका मतलब पहले स्टेप में क्या हो रहा है सोचो जरा, गैस कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो रही होगी बेटा, लिक्विड में। और इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने, वो कितना दे रखा है, 100 डिग्री। देन वाटर इज कूल्ड, वाटर इज कूल्ड टू 0 डिग्री। इसका मतलब दूसरे स्टेप में लिक्विड को सॉलिड बना रखे होंगे बेटा जी, यस और नो, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड फ्रोजन टू द आइस, व्हाट इज द डिफरेंस इन एंट्रोपीज, डिफरेंस इन क्या दे रखा है बेटा, एंट्रोपीज ऑफ द सिस्टम एंड आइस, द हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन आर गिवन टू यू। कितनी सुंदर बात है बेटा। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस। आपको क्या चाहिए, गैस से लिक्विड। तो पहले तो गड़बड़ यही है, इसको -540 कर लो, यस और नो। और भाई साहब एक बात बताइए, ये कैलोरीज है, क्या है बेटा, कैलोरीज। तो कैलोरी को हम लोग चाहे तो पहले ही जूल में कन्वर्ट कर सकते थे क्या। देखो वो भी हीट कैपेसिटी, तो क्यों जरूरत क्या है फिर, है ना। फिर तो इसको भाई को ऐसे ही रहने दो, है ना, इसको इतना ही रहने दो। 540 बढ़िया दिखाई दे रहा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है भाई। एक काम कर सकते थे, करना चाहो तो, इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वाटर ही है। आप जानते हो ना, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले मुझसे, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अंतर होता है मॉलिक्यूलर मास का। मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाती है, यही समझाया था। और ये क्या था बेसिकली ग्राम में, और ये क्या बना रहे हो आप लोग, मोल में। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर आ रही है मेरे पास, ये आ रही है -8080, और जी इसको 18 से मल्टीप्लाई पहले ही करके रख लेते हैं, ताकि डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, कोई दिक्कत ना हो किसी बच्चे को। चलो सर समझ में आ गया। एक बात और कहनी है, आप लोगों को बोल रखा है द एवरेज हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड इज गिवन टू यू। मेरे भाई ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, याद रखना, इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो पहले ही, इसमें मोलर में। तो मोलर हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 18। तो बेसिकली ये भी कितना आ रहा है मेरे भाई, 18 आ रहा है सीवी। क्या ये बात आप लोगों को समझा पाया, सीपी हो या सीवी हो, क्या आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हो आप, सीपी भी लिख सकते थे, सीपी सीवी अभी फिलहाल के लिए सी लिखो बस। तो सर कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, क्या मैं डेल्टा एस ऑफ कंडेंसेशन निकाल सकता हूँ। आप कहोगे निकल जाएगा, कैसे ये निकलेगा सर, -h यानी कि ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और इस समय जो टेम्परेचर था वो कितना था, 100 डिग्री। 100 डिग्री का मतलब 373 केल्विन। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को। दूसरा, क्या मैं डेल्टा एस ऑफ, सुन ले, क्या मैं डेल्टा एस ऑफ, भाई साहब पहला अगर वेपराइजेशन है तो दूसरी टर्म क्या बोली है उन्होंने, कंडेंसेशन, निकाल सकता हूँ। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कैसे, दैट विल बी -80 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 273। इज इट ओके। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आ गई। रुक जा भी, ध्यान से सुन, कुछ गड़बड़ है, ऐसे कैसे देखना, है ना, बर्फ पड़ने वाली है ऐसे देख रहा है तू तो बिल्कुल। बहुत ध्यान से देख, डेल्टा एस ऑफ कूलिंग अगर मैं तुझसे पूछूं तो भैया डेल्टा एस ऑफ कूलिंग कैसे निकालेगा, कोई बच्चा बताए मुझे। डेल्टा एस ऑफ कूलिंग कैसे निकाल पाओगे सर, टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में। सुन ले, बोलो, कोई डाउट है। नहीं ये कूलिंग नहीं है, ये क्या लिख रहे हो आप लोग, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हो ना, ये क्या बना रहे हो, लिक्विड से सॉलिड। और हमें क्या दे रखा है इन्होंने, हमें क्या दे रखा है बेसिकली, हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है। नहीं कूलिंग वाला तो अब निकलेगा,
अरे सुन ले यार, कूलिंग वाली सेंस समझ। कूलिंग के लिए तो जो फॉर्मूला तू लगाएगा, दो टेम्परेचर तेरे पास है। कितने टेम्परेचर है? दो। क्या चीज कांस्टेंट है बेटा इस पूरी प्रोसेस में? क्या चीज कांस्टेंट है बेटा जी? तो मैं यहाँ पर एक टर्म यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है एन, जिसका नाम है एन, जिसका नाम है सीपी। एन सी पी, क्या था हमारा फॉर्मूला? एन सी पी और लॉग T2/T1। सीबी भी यूज कर सकता हूँ, दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी? सेम ही मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे यूज कर लेता हूँ, ये लिख देता हूँ यहाँ पर एन सी वी, और यहाँ लिख देता हूँ क्या इसको बताओ, दैट इज एल एन, और ये टर्म क्या लिख देता हूँ? T2/T1 है ना? अरे T2/T1 है पक्का। तो टेम्परेचर कितना आ रहा होगा? 373 आ रहा होगा ना, और डिवाइड बाय 273 आ रहा है क्या? और एन की वैल्यू कितनी दिखा रखी है इन्होंने? 1 मोल। और सीवी की वैल्यू कितनी दिखा रखी है? 18। यानी कि ऐसी कुछ टर्म बन के आ रही है क्या तुम्हारी भी? अरे बन के आएगी कि नहीं आएगी? ये कूलिंग होगी एक्चुअल में। ये वाली टर्म किसके बराबर होगी? कूलिंग के। अब जरा देखो, जरा सवाल को समझने की कोशिश करें, कुछ है नहीं। अब एक्चुअली क्या हुआ, देखो मुझे जो निकालना था ना, मुझे डिफरेंस, सुनो देखो आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, सुन ले ध्यान से। ऊपर क्या आता है? T2। तो T2 नहीं लिखा हुआ हम लोगों ने? T2 होगा 273। हम रिएक्शन उल्टी करके लिख रहे हैं ना भाई, हम रिएक्शन क्या लिख रहे हैं? उल्टी लिख रहे हैं। तो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर 2 होना चाहिए वो कम होना चाहिए, सही कह रहे हो भाई। तो ये टर्म कितनी आनी चाहिए? 273, और ये टर्म कितनी आनी चाहिए? 373। ठीक कह रहा है बच्चा। बोलो ये दो टर्म समझ में आई? भाई देखो सुनो, डेल्टा एस ऑफ कंडेंसेशन कितना मिला मुझे, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई समस्या नहीं। अब आप लोगों से क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी ऑफ द स्टीम एंड आइस पूछा हुआ है। स्टीम का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? स्टीम का मतलब हो गया, आपको पूछा हुआ है एक तो ये वाला डिफरेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक वाला, और एक इसका डिफरेंस। आपको इस एनर्जी और इस एनर्जी का डिफरेंस नहीं पूछा हुआ, समझो इस बात को। यहाँ एक एक एंट्रोपी एक्स्ट्रा आ रही है लिक्विड की, इसलिए आप तीनों टर्म्स को क्या करोगे? ऐड करोगे। समझने की कोशिश करो, पहले गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, और फिर ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है? सॉलिड में। समझो इस बात को। आप लोग क्या लगा रहे हो? आप इसको इसको माइनस करने की फिराक में हो, इसलिए आपको लग रहा है कि ये वाली टर्म कूलिंग जो है ये वाली टर्म है। गलत बात। आप ये चीज समझे कि आपको तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, और तीनों को ऐड करो ना, तीनों टर्म्स को क्या करो? ऐड, अपने आप डिफरेंस आ जाएगा। तीनों टर्म्स को एक बार ऐड करके दिखा दो बस मुझे, क्या काम करना है? डी आ रहा है? डी आ रहा है? देखिए क्या काम करना चाहिए भैया, तीनों टर्म्स को अगर मैं ऐड करूं तो एक बात समझो जरा, पेज कम पड़ गया यार, ये हटा दूं इसको, इसको हटा दूं अगर आप लोग समझ गए हो तो। चलो सुनना, सुनना बेटा जी, मैंने एक काम कर लिया है, सुनो भाई। मैं इन दोनों को, सुनो भाई, इन दोनों माइनस वाली टर्म्स को पहले ऐड करता हूँ, -18 कॉमन लेके, ठीक है? -18 मैंने कॉमन लिया, और इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। सी, ये टर्म आ रही है मेरे पास कितनी? एक टर्म आ रही है मेरी 80/273, कोई दिक्कत नहीं है तीनों में। दूसरी टर्म आ रही है मेरे पास 540/3, दोनों में आ रही है बेटा। अब ये वाली टर्म जो मुझे लिखनी है, बेसिकली ऐड ही तो करना है, तो सर ऐड कर लेते हैं। तो यहां से जब मैं इसको ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, मैंने अंदर ले लिया है, सुन तो ले, पहले पूरी बात सुन ध्यान से। मैंने इसको क्या काम करना है बेटा जी? मैंने यहाँ प्लस ही लिखना है अंदर, और प्लस अगर मैं अंदर लिख रहा हूँ तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, इस वाली टर्म को पलट लेता हूँ, इस वाली टर्म को क्या कर लेता हूँ? पलट लेता हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? ln, और यहाँ से 373/273। बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ? अरे बन रहा है क्या? ये ऑप्शन कोई है? वही आंसर है। माइनस जो कॉमन लेना था ना वो बाहर कर लिया बस, कॉमन मैंने, अंदर ले लेगा तो वो अंदर वाली आ जाएगी टर्म, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, देखिए ये सवाल जो है एडवांस का है, और ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा। और आप घर पे जाके एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना, तरीका यही है, तरीका आप लोगों को यही मिलेगा। चलो अगला सवाल करके दिखाओ, अगला सवाल करो, टेंशन ना लो।
अगले सवाल के लिए मुझे लगता है आपके पास 2-3 मिनट होने चाहिए। सवाल को पहले पढ़िए और फिर ट्राई कीजिए बेटा। क्या आंसर है जल्दी बताइए। ये आंसर आ रहा है क्या? क्या ये आंसर आ रहा है? सुनो, देखिए सवाल की पहले भावनाओं को आप देखेंगे सभी। इसकी भावना ये है कि सवाल कह रहा है द हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 एट 27 डिग्री सेल्सियस इज दिस। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? ये वैल्यू हम लोगों को गिवन है और आप पहले सवाल की भावनाओं को समझो। सुनो, ये कह रहा है हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब समझाओ मुझे। कोई चीज लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रही है मेरे भाई? गैस में। तो डेल्टा एस क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आया ना? अरे बात पता है नहीं पता? तो आप ये कह सकते हो ना, एस ऑफ CCl4 इन गैसियस सिस्टम माइनस एस ऑफ CCl4 इन लिक्विड सिस्टम। और इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है वही Q/T, जो कि बाद में H/T हो जाता है। और क्योंकि यहाँ रिएक्शन जो हो रही है लिक्विड से गैस में जा रही है, तो इसका नाम होता है कौन सा? वेपराइजेशन। हाँ है ना? और आपको जो वैल्यू दे रखी है वो लिक्विड से गैस में ही दे रखी है आई थिंक। थोड़ी यार, द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द CCl4 एट 27 डिग्री 1 मोल ऑफ हीट ट्रॉपी 1 मोल ऑफ वेपर इन द इक्विवेलेंट लिक्विड एट दिस टेम्परेचर। उल्टा तो नहीं करना ना? यार ये तो सिंपल आ रहा है, इसमें माइनस करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है भाई। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 42,000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना आ रहा है? 300। यहाँ से काटा पीटी करोगे तो ये आ रहा है कितना? 140। और ये वैल्यू कितनी? ये वैल्यू आई थिंक हमें निकालनी है गैस की। लिक्विड गैस की निकालनी है, लिक्विड की गिवन है, ऐसा ही है ना? लिक्विड की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे भाई? ये गिवन है हमारे पास 214। इसको इधर ले जा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है मेरे पास डेल्टा एस या एस ऑफ CCl4 इन द गैसियस सिस्टम इज इक्वल टू 140 प्लस 214। कितना आ रहा है बेटा जी? 354 आ गया। है कहीं आंसर? है भाई। और क्या, इतना इजी था? दिव्याना समझ में आया बेटा? बहुत लंबा? कम कम। ओके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया, जो कि बराबर होता है डेल्टा H/T। डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा जी? 42 किलो जूल। उसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर गिवन है बेटा 27 डिग्री, 300 कर लिया। अब मुझे पता है कि ये एस ऑफ CCl4 गैस है, एस ऑफ CCl4 लिक्विड है। लिक्विड की वैल्यू गिवन है। सर कहाँ गिवन है? देखो ना, 1 मोल ऑफ ए लिक्विड CCl4 हैज एंट्रोपी दिस। एक गिवन है बेटा, दूसरी कैलकुलेट करनी है गैस की। खत्म। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमेशा कोई भी एंट्रोपी हो एक्सेप्ट कंबशन और बाइंडिंग एनर्जी, सभी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। तो कल पेपर है उनके लिए बता देता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, कंबशन एनर्जी, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होते हैं। चले आगे। इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों मेंटेन करे हुए हैं, कभी गैस बन जाता है तो कभी लिक्विड, कभी गैस बन जाता है तो कभी लिक्विड, इस तरीके से एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। भाई साहब आगे बढ़ जाएं। भाई साहब आगे बढ़े क्या? अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही बेसिक, कोई दिक्कत ना होने वाला सवाल है। आप लोग इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करेंगे सभी। सवाल कहता है द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अपॉन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब समझ जाओ कि टी की वैल्यू क्या हो जाने वाली है बेटा? कांस्टेंट एट इतने केल्विन फॉर 20 लीटर अंटिल द प्रेशर बिकम 1 लीटर। फाइनल प्रेशर कितना कर दिया इन्होंने? 1। और इनिशियल प्रेशर बताया नहीं है। तो प्रेशर की टर्म में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है और आइसोथर्मल को फॉलो करने वाला वो ये होता है, दैट इज NCP 2.303 log T2/T1 प्लस
NR 2.303 NR, और यहाँ होता है मेरे पास लॉग, ये टर्म क्या होती है बेटा जी, P1/P2, यही होता है ना दोस्त। इन्होंने P1 की वैल्यू दे दी है, दैट इज 1 ATM। फाइनली इतना हो जाए, ये पता लग जाए तो काम बन जाए, ये वैल्यू 0 हो रही है। तो यहाँ से जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.303। एन की वैल्यू क्या है बेटा जी, 2 मोल। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.314। और लॉग ये नहीं पता सर ये कितना है, ये नहीं समझ में आ रहा हमारे। P2 मिल जाए तो काम बन जाए। तो चलिए P2 को ढूंढ लेते हैं। आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या, सुन लो ध्यान से। अच्छा, P2 गिवन है बेटा जी, हम लोगों को ये वाली फाइनल वैल्यू गिवन है ना भाई, हम ये उल्टा लिख दिया। क्या लिखना चाहिए, इट इज P1/1, ठीक है ना आयुष। इधर आओ, सुनो ना यार, P1 निकालना है ना, तो P इक्वल टू NRT एक फॉर्मूला होता है कि अपने पास, और इस फॉर्मूले में जो R की वैल्यू लगती है, इट इज 1/12। टेम्परेचर केल्विन, वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ से क्या प्रेशर निकल सकता है, निकल सकता है। कितने मोल हैं जी, 2 मोल है। R की वैल्यू कितनी है जी, 1/12। टेम्परेचर कितना है जी, 243.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया जी, 2 लीटर। लो जी कैंसिल हो गया, इसको काटा पीटा करो। कुछ गड़बड़ करिए क्या, 20 सही। तो 12 12 दूनी 24 समथिंग, लगभग 2 आंसर आ रहा है। देखियो लगभग 2.3 2.006 समथिंग कुछ आएगा। 2 ATM आ रहा है क्या। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 log 2। सब कुछ गिवन है, डेल्टा एस आ गया। चलो कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताओ। सर PV इक्वल टू NRT से प्रेशर कैलकुलेट करा इनिशियल, फाइनल हमें पता था, तुम खत्म हो गया बिल्कुल। सब कुछ पढ़ा के बाद कैलकुलेशन नहीं हो रही यार। चलो आज ऑफ दे दूं तुम्हें जल्दी। चलो कुछ बच्चों का एग्जाम भी है मंडे, तो घर पे जाके अपना पढ़ाई कर लेना भाई। सुनो भाई, घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई कर लेना, और पेपर में CBSE के एग्जाम में ज्यादा ज्यादा लिखना होता है, बात को समझो भाई। कल टेस्ट ले लेना अपने सेंटर पे।